नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स। आज हम लेके आए हैं आरएस टॉपर रोहित चौधरी जी को, जिनका आरएस 2021 में 17वीं रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ। उनके साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे, जिससे आपको आरएस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त होगी तथा इस एग्ज़ाम की क्या अप्रोच रहती है, किस प्रकार तैयारी की जाती है, कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। तो छोटा सा परिचय मैंने दे दिया है, तो आप थोड़ा और परिचय दे दें कि आप कहाँ से हैं, किस प्रकार कौन सी रैंक लगी है, तो और बढ़िया रहेगा। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम रोहित चौधरी है और मेरी रैंक इस बार 2021 वाले एग्जाम में 17वीं रैंक लगी है ऑल राजस्थान। और मैं अभी मेरठ नागौर का निवासी हूँ और मेरा ये पहला अटैम्प्ट था और 2019 की मेरी ग्रेजुएशन है और उसके बाद मेरा ये पहला अटैम्प्ट आरएस में था। तो आई थिंक आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मैं बता दूं 1999 के आसपास है। जी सर। तो 24 साल की उम्र में एसडीएम या फिर आरपीएस तो आप श्योर मान ही लो, बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन स्प्रिंग बोर्ड परिवार की तरफ से, स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स परिवार की तरफ से। तो जैसे कि बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है, जब कोई अभ्यर्थी आरएस की तैयारी के बारे में सोचता है तो वो पहले सोर्स की तलाश करता है कि भाई मैं सेल्फ करूं, किसी कोचिंग का सहारा लूं या फिर किन किन सोर्सों की तरफ जाऊं। तो उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग थी और किस प्रकार आपको ही ये आरएस के एग्जाम ने ही क्यों प्रेरित किया? तो पहला आपका जो क्वेश्चन था कोचिंग वाला कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसका मैं ये मैटर मानता हूँ कि कोचिंग जरूरी है कि नहीं वो नहीं, लेकिन कोचिंग आपका टाइम बचा लेती है। अच्छा भाई जो सिलेक्शन आपका 5 साल में होने वाला वो 2.5 साल कर लेती है। जो चीज़ आप 12 महीने में कैच करते हो वो कोचिंग का आपका सारा मिलकर 2 महीने में हो सकता है। तो मेरे लिए तो कोचिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मैं एकदम नया था, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो कोचिंग ने जो गाइडेंस दिया है मैं उसी के अनुरूप चला हूँ और मुझे लगता है मेरे लिए कोचिंग अच्छा साबित हुई। कोचिंग नहीं होती तो मुझे शायद इसमें समय लग सकता था, ये हो सकता था। लेकिन आपने मतलब यूपीएससी प्रिपेयर नहीं करके आरपीएससी प्रिपेयर किया, ये व्यक्तिगत था या फिर किसी कोई प्रेरणा थी या राजस्थान में रह के सर्विस करने का था? हाँ, पहला बिंदु तो वही था सर, राजस्थान में रहने का ही था। दूसरा जो मैंने सिलेबस एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मेरी क्षमताओं के अनुसार ये सिलेबस ज़्यादा अनुकूल है और इसमें मैं अपना ज़्यादा बेस्ट दे सकता हूँ बजाय यूपीएससी के। तो इस वजह से सर मैंने इसको चुना है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको कोई इंस्पिरेशन रहा था या फिर आपने खुद ने ठाना था कि भाई जैसे अपन स्टोरी सुनते हैं ना कि मैंने उसको देखा था और उसको देख के तैयारी शुरू की, ऐसा कुछ था या फिर आपने खुद ने ही ठाना है या फिर परिवार में कोई ऑलरेडी सर्विस में है इसमें? मैं बताना चाहूँगा, मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं, तो हम दोनों भाइयों की पहली नौकरी है, हम दोनों भाई पहली बार लगे हैं। और जहाँ मोटिवेशन की बात है वो ऐसा रहा कि जब से समझने लगे हैं तब से यही सोचा कि या तो कुछ ही नहीं करेंगे या स्टेट की प्राइम सर्विस ही करेंगे। अच्छा, ये बड़ा मोटिवेशन रहा है। मोटिव पहले से ही क्लियर था कि करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। तो फिर पता लगा प्राइम सर्विस यही राजस्थान की, इससे प्राइम कुछ है नहीं, तो मैंने कहा यही प्राइम सर्विस ही की जाए। तो यही बड़ा मोटिवेशन रहा है। नहीं, सही है सर। तो फिर आपने तैयारी करने के सोचते ही आपको पहले आपने प्लेटफॉर्म की कौन से प्लेटफॉर्म से की या फिर पहले बेसिक मजबूत किया? या जैसे बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, फिर आरएस के लिए जाना चाहिए, पहले फाउंडेशन मजबूत करो, ऐसा कुछ था या फिर आप डायरेक्ट तैयारी के लिए उतर गए थे? जी, एक बार जब ग्रेजुएशन में था मैं, जैसे मैंने यहाँ फाइनल ईयर में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो ग्रेजुएशन में मैं एक बार मोटी मोटी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे आरबीसी की जो राजस्थान की बुक्स होती है, राजस्थान के जो प्रीवियस पेपर से उनको पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगा दिया कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपने अपनी काबिलियत के बारे में जाना और चीज़ें मेरे एक्सेप्टेंस में है कि नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की और फिर कोचिंग को मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया सर। बेसिकली अपना ये जो इंटरव्यू है वो 2 ही प्रकार के कैंडिडेट देखेंगे। एक तो आरएस 2024 में जिनको देना है और एक बार इस बार जो मेंस दे रहे हैं। तो मेंस इस बार जो मेंस दे रहे हैं उन अभ्यर्थियों का सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि कम समय में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि समय इस बार बहुत ही कम मिला है और उसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए, फिर मल्टीपल सोर्स की तरफ भागते हैं लोग। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं से बताऊंगा, इसमें दोनों जो लोग हैं ना, एक तो फाउंड जो अगला एग्जाम देंगे उनकी वाकई पूरी स्ट्रेटेजी अलग है और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनकी 180 डिग्री अलग होनी चाहिए। कि 3 महीने में आपको वाकई वो सब्जेक्ट फोकस करने चाहिए जो एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। चाहे पबेड हो गई, एथिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई और छोटे सब्जेक्ट हो गई और 4th पेपर हो गया। ये ऐसे पोर्शन है कि ये सीधे सीधे एग्जाम आता है, बहुत बड़े पोर्शन में आता है। तो मैं जो मेंस में 3 महीने में मैं चाहता हूँ ये बच्चे इन पे फोकस करें और इन 3 महीनों में आप किसी भी कंटेंट के पीछे नहीं भागें जो आपको अच्छा लगता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा आप इस बार स्प्रिंग बोर्ड पढ़े, आपने जो प्रीवियस पढ़ा है, जो भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, जो आपका मटेरियल बार बार उसको रिवाइज करें। जैसे ये मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो 8+2 स्ट्रेटेजी जो चलती है, बिल्कुल 6 छोटे सब्जेक्ट, 2 इथिक्स पबेड और हिंदी इंग्लिश। और इसमें मैं सब कहूँगा कि आपके पास जो मटेरियल है बस उसको रिवाइज करें। अभी आप ज़्यादा मटेरियल इकट्ठे नहीं करेंगे, मैं इस कोचिंग का भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ, फिर नहीं। 3 महीने में आपके पास जो मटेरियल है बस उसको बार बार रिवाइज करेंगे, आपके आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे सर। एक फोबिया ये भी बना हुआ है कि 4th पेपर जो है ना, उसका भी एक मैं एक दूसरा पर्सपेक्शन बता रहा हूँ जो विद्यार्थियों के बीच में फेमस है कि खाली 4th पेपर से हो जाएगा, पूरा 4th पेपर पे वो क्या करते हैं सुबह से शाम 4th पेपर के लगे हुए हैं। तो उसके बारे में क्या 4th पेपर की क्या रणनीति रहे, उसको कैसे मैनेज किया जाए दूसरे सब्जेक्ट के साथ?
क्योंकि सब्जेक्ट तो 22 के आसपास है। जी 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 उनको कैसे मैनेज किया जाए? जी सर, ये चूंकि बाजार में ऐसी हवा बन गई है, इस वजह से ऐसा हो गया है। हाँ। क्योंकि बाकी मैं बताना चाहूँगा, आप फोर्थ पेपर में भी स्कोर तभी कर सकते हैं जब आपके जीएस के तीनों पेपर अच्छे हैं। क्योंकि आप जब 20 नंबर का निबंध तभी लिख सकते हैं जब आपके जीएस के तीनों पेपर अच्छे, कि सोशल मीडिया पे निबंध आएगा, आप मान लो क्रिप्टो करेंसी पे निबंध आया, या मान लो जलवायु परिवर्तन निबंध आया, वो सारे पोर्शन किस किस के सिलेबस के पार्ट है, जीएस 1 2 3 के। हाँ। आप पल्लवन अच्छा तभी लिख सकते हैं जब आपने एथिक्स अच्छे से पढ़ी हो। यही मैं समझा हाँ। क्यों अभ्यर्थी क्या सोचता है कि भाई मतलब बेसिकली हम भी तैयारी करते तो ये एक धारणा रहती है कि फोर्थ पेपर कर ले, फोर्थ पेपर जहाँ से भी मिले फोर्थ पेपर पढ़, जी जी जी। और सुबह से शाम उसको और उसमें भी ऐसे नहीं कि सिर्फ व्याकरण वाले पोर्शन। नहीं। तो वो एक अप्रोच आपने कैसे किया? आपने कोर्स में सोर्स लिया था फोर्थ पेपर के लिए, वो क्लियर कर दो तो और अच्छा होगा। फोर्थ पेपर में बताऊँ, हिंदी के लिए मैंने सर एक जो सामान्य मार्केट में बुक चलती है वो मैंने नए अपना के, मनोज मिश्रा की बुक आती है, बड़ी सटीक बुक है सर। हाँ। उसमें बड़े सटीक लोम सब है, सटीक पर्यायवाची, वो मैंने रटी है, वो मैंने याद की है। और इंग्लिश में मैं देखता हूँ कि लोग हजार एंटोनियम्स याद करें, हजार सिनोनिम्स याद करें। जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो एक एंटोनियम के साथ 2 ऑप्शन आते हैं, और 2 नंबर के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, जबकि उसमें ऑप्शंस है। तो मैं चाहता हूँ आप उनमें ना ज्यादा टाइम लगा के आप कंपोजिशन अच्छा करें, हिंदी वाली व्याकरण ज्यादा अच्छे करें, और इंग्लिश की सामान्य चीजें आप अच्छी करें, बजाय कि आप हजार एंटोनिम्स याद कर रहे हो पूरे दिन। इसका मतलब अभ्यर्थी अधिकतर पेपर ही नहीं देखते, पेपर ही नहीं देखते, मतलब अप्रोच उसके अनुसार हाँ, डेवलप हो पाती है। जी सर। मतलब कुल मिला के वो उस चीज के पीछे पड़ रहे हैं जो लो स्कोरिंग है, बिल्कुल और टाइम कंज्यूमिंग है सर। और सर ने एक अलग बुक का नाम बताया है, तो मैं उसके वापस मेंशन करना चाहूंगा कि जो मनोज मिश्रा की जो हिंदी की, क्योंकि बेसिक सी जो मार्केट में बुक चलती है उनकी यही है सर, विलोम शब्द वगैरह बहुत ज्यादा है। यही है मेरे पास ही बैठा। अच्छा हाँ, इनके पास पहले रहती है। और फिर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक का सहारा लिया? जैसे लोग कहते हैं एथिक्स के लिए पढ़ो, पबएड के लिए पढ़ो, 6 सब्जेक्ट के लिए आरबीसी की तरफ जाओ, या फिर किसी विशेष नोट्स पढ़े हैं, या फिर कुछ और किया है, तो उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी और हो जाए। जो भी मैंने पहले क्या से बता रहा हूँ, मैं जो कोचिंग थी ना, मैंने उस पर कोचिंग पूरा हिलाई था। अच्छा। जब मेरे को वो सारे कोचिंग वाले नोट्स याद हो गए, उसके बाद ही मैं किसी और सोर्स पे गया हूँ। जैसे मैं मुख्यतः एथिक्स पे ट्रांसफर हुआ था, एथिक्स में जब मेरे को स्प्रिंग बोर्ड वाले पूरे एज इट इज याद हो गए, उसके बाद में मैंने धर्मेंद्र सर की एक बुक थी, वो मैंने जरूर पढ़ी है। अच्छा, वो खाली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए कि लैंग्वेज आ जाए, लैंग्वेज कैसे आ जाए। बाकी मैंने मेरा पहला सोर्स जो बेसिक सोर्स कोचिंग के नोट्स ही रहे, उसके बाद ही मैंने वैल्यूएशन किया, चाहे नेट से अपडेट कर लिया हो थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत और कोई स्टैंडर्ड बुक से जहाँ मुझे लगता है कि इसे ऐड किया जा सकता है। तो ये लैंग्वेज वाला एक वो होता है ना, अपन सभी हिंदी मीडियम से, सर भी हिंदी मीडियम से, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये डर लगा होता है कि इंग्लिश के 80 नंबर अपन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? इतनी इंग्लिश टफ आती नहीं है सर, जितना माहौल बनाया कि अगर आपके पास सामान्य इंग्लिश है ना, कि आप सामान्य ग्रामर कर सकते हो, इजे मार्क वगैरह आप एक्टिव पैसिव बना सकते हो, तो आराम से डील कर सकते हो, उसमें 30-35 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है कि अपन इंग्लिश में ज्यादा समय देते हैं, उसका कोई इतना औचित्य है नहीं। हाँ, आप आराम से इजी, अगर आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश है ना, तो आप आराम से पैसेज में से क्वेश्चन आप आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इलैबोरेशन कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है सर। एक ये आंसर राइटिंग का जो फोबिया बना हुआ है कि भाई आप डेली आंसर राइटिंग करो, इतनी देर करो कि भाई उंगलियां घिस जानी चाहिए, उसके बारे में आपने कितनी आंसर राइटिंग की और कैसे की है? देखो सर, मैं अभी ये बताऊं, जिनके अभी एग्जाम है ना 3 महीने, उनको मैं कह रहा हूं अभी आप ज्यादा आंसर राइटिंग के पीछे ना भागे, आप अभी कंटेंट याद करने पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इस एग्जाम की नेचर ऐसी है कि आपको कंटेंट याद होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की डिमांड थोड़ी आंसर राइटिंग की है, इसमें क्या टू द पॉइंट आंसर्स लिखना होते हैं। आपको पता होगा 20 नंबर का आता है, 20 शब्द का आता है, 50 शब्द का आता है, उसमें आपको ज्यादा स्कोप होता नहीं है आंसर राइटिंग का। तो मैं जो नए बच्चे हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, इस बार जो मेंस दे रहे हैं, उनका मैंने कहूँ आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट राइटिंग, कंटेंट याद करने पे फोकस करें। रिटर्न अपने जो, जैसे मान मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई गांधी जी के 7 पाप, जैसे मेरे पिछली बार आया, तो वो आपको याद होगा तो आप 7 पाप लिख पाओगे उसमें, वरना क्या आंसर राइटिंग आप 1 2 3 4 5 से तभी लिख पाओगे जब आपके पास क्या है, कंटेंट याद है, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। एक सर जब मतलब छोटे गांव तो नहीं कहूँगा, छोटे कस्बों से भी जो आ रहा है विद्यार्थी यहाँ आता है, जयपुर में आता है, जयपुर रिद्धि सिद्धि मान लो आप, या गोपालपुरा मान लो, गुजर की थड़ी मान लो, फिर यहाँ चकाचौंध देख के जो भ्रमित होता है, वेरियस डिस्ट्रैक्शन है, जैसे दोस्तों के साथ है, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, उन सब से डील कैसे की है? और जब ये लंबी तैयारी है, आरपीसी का ये भी फिक्स नहीं है कि आरएस का एग्जाम कितने टाइम में होगा, और फिक्स कैलेंडर नहीं है, तो उन सब चीज़ों से फैमिली का प्रेशर होता है, और उन सब चीज़ों से कैसे डील किया आपने? मैं बता सकता हूँ, कस्बे की बात करो, मैं ढाणी से हूँ सर, मेरी ढाणी पंचकुटा की ढाणी, मैं ढाणी से हूँ, 60-70 घर ही है, वहाँ से आया हूँ सर मैं। तो और उस चक्काचौंध में मैं आपसे वाकई सहमत हूँ कि मेरे साथ वाकई मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे और मेरे से ज़्यादा डिजर्व करते थे, और उनके पीछे रहने का एकमात्र कारण यही रहा कि वो जयपुर की चक्काचौंध में फंस गए सर। हाँ, यही एग्जैक्टली वही। हाँ, चूंकि ज़्यादातर बच्चे उसमें फंस जाते हैं और निकलते वही हैं जो इससे बच जाते हैं। हाँ, निकलते वही है जो इससे बच जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आरपीसी जो एग्जाम का नेचर है ना, ये ज़्यादा सर बताते हैं जैसे कि नॉलेज का एग्जाम नहीं है, पेशेंस का एग्जाम है। तो ये इन चीज़ों से आप बचे कैसे बचे? तो पहले से एक माइंड में क्लियर था कि इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है? बिल्कुल, मुझे या इन ऐसे लोगों संगति का फर्क पड़ता है वैसे? बिल्कुल सर, मैं आपको इस बताना चाहूँगा कि मेरे सर 3 मेरे रूममेट थे। हाँ। मनीष महिपाल जो आपसे आपका इंटरव्यू के साथ हो रखा है, वो तीनों ऐसा ही बने हैं।
और मैं उनके साथ हूं, तो संगति का मेरा विशेष फर्क पड़ा है सर। मैं मुझे नहीं लगता मैं उनके साथ नहीं रहता तो मेरा नहीं हो पाता। और मेरे साथ जो मेंस के रूममेट थे उनसे भी मेरे को इतना सीखने को मिला है जिसकी कोई हद नहीं है सर। तो मुझे लगता है आपकी संगति बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और आप अच्छी संगति में हो ना तो आपको ये चक्कर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करती सर, आप उसमें जाते ही नहीं हो क्योंकि आपकी संगति इतनी अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो स्टोरी पहले वायरल हुई थी ना एसआई रिजल्ट के टाइम, कि तीन बंदे एक ही रूम से और तीनों ही थानेदार बने, तो वो 3 रूममेट नहीं थे, 4 थे, जिनमें चौथे ही हैं। अब ये इनके ऊपर शायद या आरपीएस बन के आएंगे या फिर एसडीएम बन के आएंगे। और सर मैं बताना चाहूँगा मेरा इतना योगदान रहा कि मैं उतने दो संगति का क्या फर्क पड़ता है जब मैं कभी, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। हाँ। आप बहुत बार लो फील करते हो, बिल्कुल। तो लो फील करते हो। जो मेरे तीनों दोस्त थे, वो महिपाल, मनीष, राजू, वो मुझे हमेशा इतना मोटिवेट रखते थे कि अरे यार रोहित तुम्हारा नहीं होगा तो होगा किसका। तो ये लाइन सुन के मुझे ऐसा लगता था कि यार इन लोगों का मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बार जब लो फील करता तो उनको कॉल कर देता हूँ कि अरे यार मेरे से नहीं होगा बस, तो वो हमेशा कि अरे यार रोहित तुम्हारा नहीं होगा, हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, तुम्हारा कैसे नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो होगा किसका। तो इतना मोटिव करते हैं ना ऐसी संगति हो तो बिल्कुल यार सर बहुत। इसके अलावा एक प्लान बी की भी माइंड में रहती है कि भाई मैं इस जॉब की भी तैयारी कर लूँ, वो जॉब कर लूँ, और वेरियस जॉबों के और देखता है, क्योंकि प्रेशर फैमिली का इतना रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनाने का प्रेशर रहता है। तो उसके आपने कोई जॉब की तैयारी की थी? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर मेरी ये 5वीं या 6ठी जॉब है। अच्छा, लगातार आपने 6ठी जॉब। मैं ये कहता हूँ अगर आप ईमानदारी से आरएस की तैयारी करो तो आप एग्जाम सारे निकलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं सर। और पर मैं ये कहूँगा आप एग्जाम बी प्लान बी वो चुने जो आपकी पढ़ाई में बाधक ना बने। अच्छा, मतलब सिमिलर सिलेबस के साथ जो भी एग्जाम है उसको टारगेट करें, उसको टारगेट करें। और जॉब नेचर भी देखें कि जॉब नेचर ऐसी होगी जिससे मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। जैसे टीचर की लाइन हो गई तो जिसे आप क्या हो सकता है कि साथ साथ पढ़ाई का टाइम दे सके। अगर आपका लक्ष्य वाकई आरएस बनना है तब आप जॉब ऐसी चुने जो आपकी पढ़ाई में बाधक ना बने। और कुछ एडिशनल आप ऐड करना चाहिए इस इंटरव्यू में, जो आने वाले बच्चे जो 2024 के लिए देख रहे हैं? एक लंबी प्रोसेस है, बिना टाइम टेबल होता है, आरपीसी का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, उसके अनुसार तैयारी करने में जो सहायक हो सके। और छोटी सी टिप्स जो इस बार 27-28 जनवरी को जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए, कि भाई फिक्स अप्रोच ये होनी चाहिए, और कंक्लूजन करते हुए आप अपना इसी स्टेटमेंट। मैं सबसे पहले जो इस बार जो मेंस है उनको बोलना चाहूँगा, आप प्लीज़ कंटेंट याद करने पर ज़्यादा फोकस करें। बहुत कम समय है, अगर आप इधर उधर भागे समय निकल जाएगा। आप सबसे ज़्यादा फोकस करें कंटेंट। आपने जो मटेरियल अभी 1-2 महीने में जो इकट्ठा कर लिया, आप किसी के पीछे नहीं भागे। आप बाजार में जाओगे आपको खूब और बुक्स दिखेगी, खूब अच्छे नोट्स दिखेंगे। मैं कह रहा हूँ आपने जो नोट्स पकड़ लिए वो बेस्ट है, और उनको मैक्सिमम रिवाइज करें। और जो अगला मेंस दे रहे हैं, जो अगली बार तैयारी करेंगे, उनके मैं कह रहा हूँ कि ये वैसे भी लंबी तैयारी है। आप 2-3 महीने की तैयारी नहीं है, अभी से अगर आप 5-7 घंटे और अपने साथ ईमानदारी से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे सर। तो आज के इंटरव्यू में हमारे साथ रोहित जी थे। उम्मीद करते हैं कि आपने इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। ऐसे भी कोई क्वेश्चन हो जो हमसे नहीं पूछे गए हैं या फिर रह गए हैं, आपके कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और भी अच्छे इंटरव्यू हम लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त राजेंद्र, और हमारे साथ है RS 70वीं रैंक के साथ रोहित जी। एक अच्छी बातचीत हुई। धन्यवाद सर।